नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम एक नई श्रृंखला या संभाषणों की कड़ी या माला जो भी आप कहें वो शुरू कर रहे हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं कि एक भाव का अधिपति दूसरे भाव में बैठने के बाद में क्या फल प्राप्त होते हैं। जब हम फल प्राप्त होते कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसमें दूसरे किसी भी ग्रह का प्रभाव उन भावों पर नहीं है, ना उस भावाधिपति के भाव पर भी है और जिस भाव में ये बैठा वहां पर भी, परंतु उसके बावजूद भी उनकी कुछ छटाएं आपको दिखेंगी। अब तत्व क्या है? तो भावाधिपति जिस भाव में बैठता है वहां पर वो खुद के फल देता है। इसी तत्व को हम किस प्रकार से देखें या उसका विश्लेषण किस प्रकार से करें, इसी के बारे में ये श्रृंखला अभी शुरू होती है। इसकी शुरुआत हम लग्नाधिपति 12 भावों में जाने पर क्या होता है इससे करेंगे। तो लग्नाधिपति यदि लग्न में बैठे तो क्या होता है? तो सहसा मैं फिर से कुछ थोड़ी चीजें तो पहले क्लियर कर दूं या उसे सुस्पष्ट कर दूं। मैं दोनों भाषा तीनों भाषा में बोलने से बड़ी कभी कभी कठिनाई हो जाती है मुझे कि यहाँ हम राहु और केतु नहीं ले रहे। हालांकि राहु और केतु को पाराशर जी ने अपना कुंभ और वृश्चिक राशि दी हुई है, उसके बारे में अनेक मतभेद है। मेरा वैयक्तिक मत ऐसा है कि वो जिस भाव में बैठते हैं उसी के फल देते हैं, जिस अधिपति के साथ देते हैं उसके भी फल देते हैं। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा तो विंशोत्तरी महादशा के जब हमारे भाषण शुरू होंगे और राहु ग्रह और केतु ग्रह के बारे में जब हम बोलते हैं तब उसे सुनिए। उसे कोई ना कोई ग्रह लगता है, खुद की प्रतिभा या कोई भाव लगता है अपना स्वभाव को वहाँ से प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए उसे हम इसमें नहीं लेंगे। हम केवल 7 ही ग्रहों को देख रहे हैं, माफ कीजिए 12 भावों के अधिपतियों को देख रहे हैं, पर उसमें हम राहु केतु नहीं ले रहे ताकि फिर तकलीफ नहीं हो। दूसरा ऐसा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ कभी कभी जो लग्नेश रहता है वही षष्ठेश या अष्टमेश भी होता है। ये विशेषतः शुक्र और मंगल के बारे में होता है, इसे ध्यान में रखिए। ऐसे पंचमेश षष्ठेश भी हो सकता है। तो हम जब एक भाव के अधिपति की बात कर रहे हैं तो उसे उसी भाव के परिप्रेक्ष्य में देखिए, और यदि वो दोनों का अधिपति होगा तो दोनों भाव के परिप्रेक्ष्य में देख के फिर अपना मत जो है वो निश्चित करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कठिन चीज़ नहीं है। सब विद्वान लोग हो, ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हो, ज्योतिष का अभ्यास करने वाला उसे ये चीज़ें आती है, काफ़ी सारी चीज़ों को समझ के उसका आखिरी में निचोड़ जो निकालना है वो निकाल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि लग्नाधिपति लग्न में बैठ के क्या होगा। लग्न ये आपका व्यक्तित्व है। लग्न भाव का कारक, लग्न भाव में को मैंने भाव को कारक जब हम देखते हैं तो उसे आत्मबल का कारक कहते हैं। आत्म कारक कहते हैं, लोग आत्म को आत्मा कर देते हैं। वो आपका व्यक्तित्व है। हर एक को खुद अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे समाज श्रेष्ठ कोई नहीं हूँ या नहीं हूँ, ये तो हम अलग देखेंगे। उस भावाधिपति की शक्ति या उसका क्षीण होना इस पर वो रहेगा, परंतु ये पक्का है तो ये आत्मबल का है। और उस भाव को तनुभाव कहते हैं। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यदि लग्नाधिपति लग्न में स्थित हो तो वो क्या करेगा, वो सुदृढ़ शरीर देगा, क्योंकि तनुभाव का अधिपति है, वो तनुभाव में ही बैठा है और खुद को ही वहां से अपने प्रभाव अपने परिणाम देना चाहता है। और कभी कभी या तो वो उसमें आत्मबल भरपूर होगा, अभिमान होगा, परंतु वो यदि ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गए तो कभी वृथाभिमान भी हो सकता है। वृथाभिमानी व्यक्ति अपनी ही खुद की बढ़ाई करने में वक्त ज़्यादा व्यतीत करता है, ये हो सकता है, परंतु उसके लिए वो बहुत प्रभावी हो। और सहसा वो पाप ग्रह हो तो ये परिणाम आपको ज़्यादा नजर आएगा। शुभ ग्रह होगा तो भी होगा, परंतु वो कम प्रमाण में नजर आएगा, क्योंकि पाप ग्रहों में मैं जैसा कहता हूँ कि ऊर्जा तो पाप ग्रहों में है। विद्वान तो केवल अकल की बात करते हैं, है ना। तो शुभ ग्रह तो 2 ही है, गुरु और शुक्र। ऐसे तो बाकी तो बुध क्रूर ग्रह के साथ क्रूर भी हो जाता है, पाप ग्रह के साथ पाप होता है, और चंद्र
पक्षबल में कम रहा तो पाप माना जाता है। परंतु ऊर्जा तो पापग्रहों में है, तो वो कभी कभी ज़्यादा ही अभिमान दे सकते हैं, तो वो वृथाभिमान की तरफ जा सकता है। तो इसे हम याद रखेंगे। अब ये लग्नाधिपति द्वितीय भाव में गया, तो ये क्या करेगा? ये काहे का भाव है? ये धन का भाव है। धन भाव तो बोलती है उसे वाचा, हमारा चेहरा, उसके बाद में हमारा संचित धन है ना, हमारा मान के वस्त्र, मान के वस्त्र जो है, अलंकार जो मिलते हैं मान देने के बाद में, वो सब द्वितीय भाव से देखते हैं। तो ये संचित धन, ये इसका स्वार्जित होगा, इसने खुद ने ये कमाया होगा। इसके पिता का कुछ उसको मिला भी हो सकता है उसमें, तो फिर वो नवमाधिपति और या सूर्य कहाँ देखता है आदि से हम द्वितीय भाव पे प्रभाव होगा तो वो होगा। परंतु हम अभी एक ही भाव का अधिपति कहाँ कहाँ है इसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ बारे में ये कभी कभी अपने कुटुंब पे अपना प्रभाव ज़्यादा डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्वतः है, ये कुटुंब भाव में बैठा है, तो कुटुंब में भी वो खुद को श्रेष्ठ समझ सकता है, या मेरे ही हिसाब से कुटुंब चले, ऐसी भी उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। ये सब, ये ग्रह शक्तिशाली है, इसमें कोई कमी नहीं है, खामी नहीं है, ये समझ के हम कर रहे हैं, और अकेला ही जा रहा है। ये बार बार इसलिए बोलता हूँ, कभी कभी फिर गड़बड़ हो जाती है उसमें, लोग समझते नहीं है। तो उसके बाद में तृतीय भाव में जाएगा तो क्या करेगा? तृतीय भाव में जाएगा, क्योंकि ये प्रभाव डालता है, हमें मालूम है ना, खुद का प्रभाव डालता है, आत्मबल है, मैं कौन हूँ, इसका प्रभाव डालेगा। तो ये तृतीय भाव में पराक्रम है, तृतीय भाव में भ्राता है ना, अनुज सहसा, परंतु भ्राता भी तृतीय भाव से देखा जाता है। फिर अग्रज जो है वो 11वें भाव से देखा जाता है, उसमें हम आएंगे। तो ऐसा तो ये जिसे हम बोलते हैं कि हमारी बात किसी तक पहुंचाना, इसका भी भाव है वो। तो मिथुन राशि आती है ना नैसर्गिक हमारे राशि चक्र में, तो वर्तमान पत्र में लिखना, टीवी में जाना, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना, इसका भी भाव होता है तृतीय भाव। तो यहाँ सब जगह वो खुद का प्रभाव डालने को दिखता है। अब इसमें क्या होता है, ये पराक्रमी तो रहता है, ये पराक्रम खुद के बलबूते पे करता है, परंतु कभी कभी इसके कारण ये अपने भ्राता पे भी प्रभाव डालने की कोशिश करता है। इसका अर्थ ऐसा है, इसे अपना भ्राता हमारे उसके ही समान सोचे या उसके विचार से चले, ऐसी इसको इच्छा हो सकती है, खासकर यदि ये लग्नाधिपति बलशाली हो। तो पराक्रम तो ये स्वबल पे ही करता है, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ये बिल्कुल सही है। परंतु अनुज को कभी कभी तकलीफ हो सकती है। भ्राता मैं जब बोलता हूँ, भगिनी भी उसमें आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने ऐसा तो नहीं किया कि भाई भगिनी और भ्राता अलग अलग। संस्कृत में जब भावों के नाम दिए गए हैं उसमें स्त्री पुरुष भेद नहीं किया गया, इसे समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पर पापग्रह यदि होंगे तो फिर तो भ्राता को तकलीफ होगी, अनुज को तकलीफ होने की संभावना, या इनके दोनों में मतभेद होंगे। ऐसे समय में इन दोनों ने अलग अलग रहना अच्छा लगता है, इसमें मतभेद नहीं आते, या मतभेद आए तो बहुत कम आते, क्योंकि इसका जो प्रकार है ये हर एक पे अपना प्रभाव जमाने का है। तो ये यदि बहुत शक्तिशाली होगा तो ये बहुत ज़्यादा डालेगा, ज़्यादा प्रभाव किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सूरज का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, पर सूरज की तेज रोशनी में खड़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता है ना, तकलीफ होती है। तो इस अर्थ से इसीलिए पराक्रम ये होगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर चतुर्थ भाव आता है, इसमें सुख देखते हैं हम, माता देखते हैं, उसका खुद ने बनाया हुआ मकान देखते हैं, जायदाद देखते हैं, वाहन भी देखते हैं, तो ऐसे अनेक चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ माता पे प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। हाँ, स्वार्जित वाहन लेना या खुद के कमाई से अपना मकान लेना, जायदाद बनाना, ये करेगा। परंतु माता पे भी वो अपने मन से चले, ऐसी इसकी इच्छा रहेगी। इसका दूसरा भी अर्थ ये हो सकता है कि माता पर भी इसका प्रभाव होगा। तो माता कई बार ना उसको ज़्यादा, यदि बच्चे रहें तो किसी एक बच्चे की ज़्यादा विशेष मानती है,
तो इसकी मात्रा संभवतः इसका बोलना मानने की संभावना ज़्यादा है, और इसे घर में रह के सुख प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा है, वहाँ मकान भी है, वहाँ सुख भी है। ये सब हम ये समझ रहे हैं कि ये शुभ ग्रह है। पाप ग्रह इसमें थोड़ा बदल कर सकते हैं, है ना। वो हम जब एक एक ग्रह को किसी घर में देखेंगे, पहले मैंने इस पर बोला है कि नहीं मुझे भी याद नहीं, तो होगा तो फिर से नहीं बोलूँगा, नहीं तो बोलूँगा, तो तब हम उसे देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये यदि मकान बनाए तो इसको अपनी इच्छा से मकान बनना चाहिए, या पुराना पुश्तैनी मकान होगा तो ये उसे बदलना चाहेगा, वो उसके रुचि के हिसाब से उसे बनाना चाहेगा। गाड़ी होगी तो उसके हिसाब से उसे पेंट करना चाहेगा, आदि आदि आप समझ ले सकते हो कि ये प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये खुद है, जातक खुद है, वो वहाँ बैठा है, इसे न भूले। और ये कई जगह रिश्तेदारों की जगह जब जाता है तो वो उन पर भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, इसे भी कभी न भूलिए। ये यदि प्रमाण में होगा तो उनको तो आनंद ही होगा, वो ये बोलेगा, वो उसको अनुसरण करेंगे। और वो जो ज़्यादा हो गया, वो वृथाभिमान की तरफ गया, लग्नाधिपति ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, तो हो सकता है कि उन्हें उसकी तकलीफ हो, इसे कभी न भूलिए। इसके बाद में आता है पांचवा ग्रह। पांचवा जो भाव है ये पुत्र का है, फिर ये अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका है। उच्च दर्जा का जो शिक्षण है, जो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे व्यवसाय से वो जुड़ा हो, हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जो शिक्षा लेते हैं, इसमें धर्म का ज्ञान आदि वगैरह सभी आ जाता है, क्योंकि उसे मंत्र स्थान भी कहा जाता है, आपको पता है। तो सलाह देना आदि चीज़ों में ये भाव दिखाता है। ये प्रथम पुत्र का तो भाव है, ये प्रथम पुत्र का विशेषकर भाव है। और इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि लग्नाधिपति यदि पंचम भाव में स्थित हो, तो चूंकि वो खुद ही को पुत्र की जगह मैं बाहर आना चाहता है, तो कभी कभी उसके प्रथम पुत्र मृत हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मृत होगा ये जरूरी नहीं है। वो यदि कोई पाप ग्रह होगा लग्नाधिपति तो हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, परंतु हाँ, पुत्र में थोड़ी प्रथम पुत्र में इनकी थोड़ी अनबन होगी, क्योंकि इसकी इच्छा होगी कि इसने मेरे ही मन से चले। और कोई भी पुत्र जब बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो उसे किसी की आज्ञा मानना अच्छा नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए। अपने बलबूते पे यदि जाता है तो कभी कभी इनमें विवाद हो सकते हैं। ज्ञान में इसे अपने ज्ञान पे जरूर भरोसा भी रहता है, उसको मालूम रहता है कि मुझे ये ज्ञान है। वो वृथाभिमान में भी वो हो सकता है, इसे न भूलें, क्योंकि ये वो प्रभाव लेने के प्रयत्न करेगा। इसीलिए पंचम और लग्नाधिपति यदि लग्न या पंचम में होंगे तो वो राजा होता है, आदि कहा है, तो राजा के हाथ में अधिकार भी होता है, इसे न भूलिए कभी। और वो अपना अधिकार चलाने की कोशिश करेगा। कहाँ करेगा? तो यहाँ पुत्र पर करेगा, है ना, प्रथम पुत्र पर। पुत्र का मतलब पुत्री भी आप उसी में पकड़ लीजिए, उसको कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। पाप ग्रह होगा तो ये प्रभाव आपको ज़्यादा नजर आएगा। शुभ ग्रह होगा तो हो सकता है ये ऐसा करेगा, परंतु वो पुत्र या पुत्री उसे सहन कर लेंगे या उसी का अनुसरण करने की कोशिश भी करेंगे। कभी कभी पुत्र को पिता के समान ही बनने की इच्छा होती है, ये हो सकता है। फिर षष्ठ भाव है। षष्ठ भाव में जाएगा तो क्या करेगा? ये रिश्तेदारों पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। ये रोग स्थान भी है। लोग इसमें वो रोगी होगा ऐसा मानते हैं। मेरा थोड़ा सा विचार कभी कभी अलग हो जाते हैं। वो तो हमारे कोर्ट कचहरी का भी भाव है ना। और मैंने जो पाया है या जो मैंने समझा है, ये जब षष्ठ भाव में जाता है तो ये लग्नाधिपति षष्ठ भाव से होने से वो शत्रु स्थान होते, ये खुद ही का शत्रु होता है। तो इसे इस मार्ग से जो भी तकलीफें आती है, रोग है, नौकर है, क्योंकि नौकरों का भी भाव है वो, है ना, या रिश्तेदार है, इनसे जो भी तकलीफें आती है, ये इसी की कुछ ना कुछ गलती के कारण आती है। जब आपके पास कोई नया राशि चक्र आया और षष्ठ में लग्नेश होगा तो उसका पूछ लेना कि कभी आप ही की गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गए क्या। तो आपको मेरे जो विचार है उसकी सत्यता या असत्यता का ज्ञान हो जाएगा। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूँ नहीं, मैं तो ऋषि मुनियों ने जो बोला है उसी का मुझे जो समझा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसे कृपया ध्यान दीजिएगा। कई बार जो बोला है उससे मैं भिन्न भी बोल सकता हूँ,
क्योंकि मैं उसे जिस प्रमाण में समझता हूँ, जिस रीति से समझता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ इन सब व्याख्यान मालाओं से। इसके बाद आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव दारा भाव है, ये प्रभाव है, उसका वहाँ प्रभाव रहता है। ये अपनी दादागिरी करेगा यदि पत्नी पे या पति पे, यानी यदि वो पुरुष है या स्त्री है उस पर, तो कुछ न कुछ खटाखट हो सकती है, और ऐसा माना भी गया है। परंतु मेरा मानना ऐसा है कि ये दोनों एक हो जाते हैं। इसका प्रभाव इसकी पत्नी मान्य करती है और प्यार से मान्य करती है, ऐसा मेरा मानना है। ये पाप ग्रहों के लिए नहीं है, इसे जरूर ख्याल में रखिए। परंतु पाप ग्रहों में क्या होता है, पत्नी के भी या पति के भी राशि चक्र में उसी प्रकार के ग्रह है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं आती। इसे भी समझना जरूरी है, नहीं तो हम कई बार बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो एक आधा पाप ग्रह है, उसी के समान वहाँ पर कुछ है, तो फिर तो वो तकलीफ नहीं देता, परंतु वरना वो देगा तकलीफ, है ना। तो ये कैसा समझो तो मुझे भी नहीं समझ रहा, पर जैसा चतुर्थ भाव में यदि मंगल है, और मंगल का टेक्निकल जो हमारे शास्त्रीय सब्जेक्ट्स हैं ना, जो विषय है उनसे संबंध है, तो मंगल होगा तो वो उन विषयों में तो उत्तीर्ण हो जाएगा उसके विशारद के स्तर पे। दूसरा कुछ होगा तो वो झटका जरूर दे सकता है। उसी का विषय होगा तो वो झटका देगा, बहुत कम देगा, उसे अनुत्तीर्ण नहीं करेगा, उत्तीर्ण तो कर देगा, हाँ थोड़ा मार्क्स और कम कर सकता है। तो ये चतुर्थ भाव से इसलिए बोल रहा हूँ कि वो विशारद की परीक्षा रहती है, उससे नौकरी प्राप्त होती है, तो उसमें सभी को रुचि रहती है क्या हो सकता है ना। तो इसलिए इसे ख्याल में रखिए। यह मेरा थोड़ा सा मत भिन्न है, मतभेद है, मत भिन्नता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जो पत्नी या पति जो भी है सप्तम भाव में, उसके लिंगानुसार उस पर इस जातक का प्रभाव होता है, वो इस जातक की बातें मानेंगे, क्योंकि ये सप्तम और लग्न जो है ना, ये एक दूसरे के जोड़ीदार है। तो कभी कभी हमें भिन्न रीति से उसका विचार भी करना पड़ता है। फिर अष्टम भाव में जाता है। अष्टम भाव को लोग मृत्यु स्थान बोलते हैं, मैं आयुष स्थान बोलता हूँ। ऐसा तो आयुष स्थान हमारे विद्वानों ने भी कहा है, पर मृत्यु स्थान भी कहते हैं उसे, निधन स्थान भी कहते हैं, क्योंकि नैसर्गिक है, आयुष्य चला गया तो निधन ही होता है ना। तो वहाँ पर यदि पाप प्रभाव पड़े तो निधन हो सकता है। परंतु यहाँ पर मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। हाँ, वो ग्रह जो भी है उसकी बीमारी वगैरह जो देना है वो दे सकता है, वो आनुवंशिक भी हो सकती है, या उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो है ना, पैदाइशी जो रहते हैं, तो वो हो सकते हैं, परंतु सहसा उसकी तबीयत अच्छी रहती है, ये मेरा मानना है। इसका कारण यह है कि लग्नाधिपति यदि आयुष स्थान में बैठे तो वो आयुष को बढ़ावा देगा, और ऐसे लोग बहुत कम बार आपको अस्पताल वगैरह में जाते हुए दिखेंगे। और इसे भी पूछ ले सर, मैंने बोला इसको बिल्कुल बाबा वाक्यम प्रमाणम कभी भी न ले, ये मेरी आपको बिल्कुल विनती है। ये मुझे जो समझता है वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई बोलेगा इसमें ऐसा लिखा, तो ये हो सकता है, और विद्वानों ने भी लिखने के कारण, पर मैं जिस अर्थ से वो शास्त्र को समझने की कोशिश करता हूँ वही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे सदैव याद रखिए। फिर 10वां भाव आता है। ये 10वें भाव में लग्नाधिपति गया तो क्या होगा, उसे मान स्थान कहते हैं, उसे राज्य स्थान कहते हैं, वो कर्म स्थान भी है। नैसर्गिक है, आप कर्म करोगे तो आपको मान मिलेगा, आपको राज्य का मतलब अधिकार भी मिल सकता है। तो यहाँ से यदि लग्नाधिपति स्थित हो तो वो अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने ज्ञान के कारण उसे मान प्राप्त होगा। देखिए, दशमाधिपति लग्न पे जाने के बाद भी उसे मान प्राप्त होगा, परंतु वो उसके कर्म के कारण होगा, यहाँ पे उसके व्यक्तित्व का कारण, उसके ज्ञान के कारण होगा। इतना ही फर्क होगा, इन दोनों में भी मान मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी को लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, पर ऐसी यदि परिस्थिति होगी, सही दशा आने पे इसने भी थोड़े से कष्ट उसका सही ढंग से करने पे इसे जरूर मान प्राप्त होगा। कितना होगा वो ग्रहों के शक्ति पे है, परंतु मान जरूर प्राप्त होगा, उसे कुछ न कुछ अधिकार भी मिलेंगे, इसे कभी न भूलें। ये पाप ग्रह होगा तो उस प्रकार का मान मिलेगा। तो मंगल होगा तो या तो ये कोई क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली होगा, या हो सकता है कि ये कोई अच्छा इंजीनियर होगा, उसके वजह से उसे मान मिलेगा, या ये हमारे
आर्मी आदि में होगा, लश्कर में होगा तो उसकी वजह से उसे मान मिलेगा, पुलिस में होगा उसके वजह से मान मिलेगा, वो पाप ग्रह जो भी दर्शाता है उससे उसे मान जरूर मिलेगा। इसके बाद आता है 11वां स्थान। ये 11वां स्थान जो है ये लाभ का स्थान है, ये आय का स्थान है। इसमें आय भी हो सकती है, इसमें लाभ भी हो सकता है, परंतु इसी के साथ में ख्याल रखिए यहाँ पर लग्नाधिपति जाएगा, ये अपने बल पे अर्जन करेगा ही करेगा, धनार्जन इसका होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ क्या होता है कि ये अपने अग्रज का भी भाव है, फिर यहाँ पर भी वो अग्रज को कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, या उसकी इच्छा होगी कि अग्रज मेरे समान उसने आचरण करना चाहिए, या मैं जो बोलता हूँ वो मानना चाहिए। इसके वजह से उनके कुछ थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है दोनों में। शुभ ग्रह होगा तो कम प्रमाण में होगी, पाप ग्रह होगा तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रमाण में हो। ये ऐसा तो सुनने का भी भाव है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सुनने में कठिनाई से आ सके, है ना, हियरिंग जिसको बोलते हैं, तो कभी कभी हो सकता है ऐसा। तो सभी सब अच्छा है नहीं, जहाँ वहाँ कुछ कुछ कोई भी ग्रह जाएगा या कोई भी भावाधिपति जाएगा, कुछ अच्छा करेगा कुछ बुरा करेगा, इसे ख्याल में रखे। वो भाव अच्छा रहे या बुरा रहे उसमें कोई तकलीफ नहीं। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी लग्नाधिपति हम केवल देखते हैं, वो अष्टमेश है इसको हम भूल जाते हैं, परंतु अष्टमेश और लग्नाधिपति एक ही होके यदि वो लग्न में या अष्टम में बैठे तो प्रकृति अच्छी रहती है, ऐसा विद्वानों ने भी कहा है। वो कोई मैंने आके, पर मेरा कहना है कि कोई भी लग्नाधिपति होगा तो भी अष्टम में रहने के बाद में उसकी प्रकृति आप जो समझते हो उससे अच्छी होगी, और सहसा इसे हमारे वैद्य के पास न जाना पड़े या किसी अस्पताल में न जाना पड़े। तो मैं थोड़ा सा भटक गया, क्योंकि अब हम 12वें स्थान पे आते हैं, 12वें भाव पे आते हैं। 21 मिनट हो रहे हैं, मैंने 20 मिनट का समय खुद तय किया है। मैं हर वक्त उसको सीमोल्लंघन कर देता हूँ, पर आपका बड़ा प्यार है, स्नेह है, इसलिए आप सहन करते हो। अब ये 12वें घर में जाएगा। 12वें घर में जाने पे सहसा ऐसा कहते हैं कि वो जातक का शरीर का व्यय हो, क्योंकि व्यय स्थान है, व्यय हो जाएगा तो ये इसे शारीरिक तकलीफ हो सकती है। मेरा मानना थोड़ा सा भिन्न है। मैं मानता हूँ कि शारीरिक तकलीफ हो सकती है उसे, या उसका दिमाग न चले, ये भी मैं मान सकता हूँ, परंतु मेरा मानना यह है, ये जिस जगह पर, जिस देश में, जिस संस्कृति में इसका जन्म हुआ है वहाँ ये होगा। ये यदि पूरे भिन्न संस्कृति में चला जाए या दूसरे देश में चला जाए, ये देश का इसे ज़रा विस्तृत प्रमाण में लेना, तो जहाँ पे आपकी संस्कृति नहीं है उसको सबको देश समझ सकते हैं आप, और वैसा ही समझना चाहिए। वहाँ जाने के बाद पर ये कमा सकता है। तो ऐसे लोगों ने अपने जन्मस्थल से थोड़ा दूर जाना अच्छा रहता है, उसका उन्हें फ़ायदा होगा, फिर उनके प्रकृति को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये घर यहाँ रहेंगे तो जहाँ जन्मे तो वहाँ उसके प्रकृति को तकलीफ हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि ऐसा भी वो षष्ठ पे देखता ही है। तो लग्नाधिपति षष्ठ पे देखेगा, रोग तो कुछ कुछ देगा और अपनी अकल से लाएगा। यहाँ पर भी अपनी अकल से आते हैं, है ना, या उसे आलस आते रहे, क्योंकि वो नींद का भी स्थान है, वो अस्पताल का भी स्थान है ना। तो वहाँ यदि लग्नाधिपति बैठे तो वहाँ वो रह सकता है, यदि अपने घर में रहे तो रहेगा। परंतु वो यदि दूसरे मुल्क में चला जाए, हमारे संस्कृति से भिन्न संस्कृति में चला जाए, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, उल्टा अच्छे फल प्राप्त होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपके पास जो राशि चक्र आते हैं उस पर इसका प्रयोग करके देखिए और देखिए क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही साबित हो जाऊंगा, तो मुझे बताइए। मैं गलत होगा तो भी मुझे बताया। आपने मुझे कुछ बोला तो मुझे उसका कोई बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि ज्ञान का कोई किसी ने ठेका लिया नहीं, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं लिया। मैं जैसा बोलता हूँ कि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, मेरे आखिर तक मैं विद्यार्थी ही रहूँगा। ये बहुत बड़ा सागर है, मेरे को जो बूंदें मिली वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। और अब आपने मुझे बड़े संयम के साथ सुना इतने देर, तो इसके लिए आपके धन्यवाद देता हूँ और शुभ रजनी।